नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी एजुकेशन क्लास। आज की क्लास में बिहार बोर्ड क्लास 10th का संस्कृत का वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया है। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 50 में से आपको 40 प्लस ऑब्जेक्टिव को सही करके दिखाना है। यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह प्रश्न आप कर लेते हैं तो आपको बढ़िया से तैयारी हो जाएगा। और इसका PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा DBC एजुकेशन क्लासेस, उस पर हम ये PDF आपको दे देंगे। अगर पहला क्वेश्चन है, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, VB ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सही प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में। चलिए, पहला क्वेश्चन है बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि है ना, महर्षि वेद व्यास है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। मंगलम पाठ में कितने है ना मंत्र है? 5 मंत्र संकलित है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र? 5 मंत्र संकलित है। वह ना उपनिषद की संख्या कितनी, आपको बताइए उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या है ना 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है। पुराण की संख्या कितना है ना 6 है। वेद की संख्या कितनी? 4 है। और वेदांत पुराण की संख्या 18 है। सॉरी, है ना पुराण की संख्या 18 है, वेदांत की संख्या 6 है, वेद की संख्या 4 है। अगला क्वेश्चन है ना, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो 5 मंत्र संकलित है। कितने? 5 मंत्र मंगलम पाठ में संकलित। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसकी जय नहीं होती है ना? किसकी जय होती है? तो सत्य की जय होती है। एक बच्चे किसकी जय नहीं होती है? तो असत्य की जय नहीं होती है। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा किसकी जय होती है, तो ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए सत्य की जय होती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब मिल जाएगा, सत्य की जय होती है। अगला क्वेश्चन है, बहती नदियाँ कहाँ मिलती है? बहती नदियाँ कहाँ मिलती है? तो ऑप्शन ए में सरोवर में, ऑप्शन बी नदी में, ऑप्शन सी समुद्र में, ऑप्शन डी तालाब में। तो बहती हुई नदियाँ कहाँ मिल जाती है? तो बहती हुई नदियाँ है ना तो अपने समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही जवाब है ना, आपका सही जवाब सी हो जाएगा, बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? तो सत्य से देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। ऑप्शन का ए सही मिल जाएगा। देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? सत्य से होता है। मृत्यु को वश में कौन कर सकता है? मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? तो मृत्यु को वश में विद्वान लोग कर लेते हैं अपने वश में। तो ऑप्शन का सी सही मिल जाएगा। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? तो विद्वान लोग कर लेते हैं। ऑप्शन का सी सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है आपको बताना है। उपनिषदों की संख्या बताए। उपनिषदों की संख्या है ना 108 है। ऑप्शन का बी सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन का बी सही जवाब मिलेगा। मतलब वेद की संख्या पूछेगा तो वेद की संख्या 4 है, वेदांत की संख्या 6 है। अब पुराणों की संख्या है ना, पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। याद रखिएगा आप लोग है ना। तो पूछा है उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन बी सही जवाब मिल जाएगा, 108 है। अगला क्वेश्चन है, सत्य का मुंह किससे है ना ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? तो आपको याद रखिएगा, सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन का बी है ना, ऑप्शन डी सही मिल जाएगा, सत्य से हिरण्मय पात्र का मुंह ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सत्य का खजाना कहाँ है ना? सत्य का खजाना कहाँ है? तो देवलोक में सत्य का खजाना देवलोक में है। ऑप्शन का सी सही मिल जाएगा। ऑप्शन का सी सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्य से क्या प्राप्त होता है? सना सत्य से क्या प्राप्त होता है? देवलोक का रास्ता। ऑप्शन का सी हो जाएगा, देवलोक का प्राप्त होता है रास्ता। अगला क्वेश्चन है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितना भी वीडियो बता रहा है, जितना भी क्वेश्चन बता रहा है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं है। 100% गारंटी दे रहे हैं। हमारे क्लास जितना भी करा रहा है सभी क्लास कर लेते हैं। तो एक भी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। चलिए, यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत को बताना है। यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस है ना पाटलिपुत्र किस राज्य में है ना है ना किस राज्य की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र जानता ही है, पटना। किस राज्य की राजधानी है? तो बिहार प्रांत की राजधानी है। ऑप्शन का है ना ए हो जाएगा, बिहार का राजधानी है ना। गोलघर कहाँ है? तो गोलघर पटना में है। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 ईस्वी में गोलघर का निर्माण हुआ था है ना। गोलघर का निर्माण हुआ था। और है ना इसमें
सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह से कहाँ जन्म हुआ था? पटना में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला कुछ नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की पालिका देवी आपको बताना कौन है? तो पटन देवी है। ऑप्शन क्या है ना, सी हो जाएगा, पटन देवी नगर की पालिका देवी। ऑप्शन का बी है ना, सी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो महावीर मंदिर बताना है कहाँ स्थित है? तो महावीर मंदिर पटना में स्थित है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा, पटना में स्थित है। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव का है ना कहाँ मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखिए मेरे दोस्त, कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में मनाया जाता है। ऑप्शन का सी सही मिल जाएगा, कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में मनाया जाता है। आप बताइए कौमुदी महोत्सव किस काल में मनाया जाता है? याद रखिए कौमुदी महोत्सव शीत ऋतु काल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का नामांतर है ना क्या है? तो पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है न? तो पाटलिपुत्र नामांतर मतलब पुराना नाम क्या है? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त है ना, कुसुमपुर है ना, कुसुमपुर। ऑप्शन का है ना डी हो जाएगा, कुसुमपुर पाटलिपुत्र का नामांतर है ना है। ऑप्शन का डी से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, कूटनीतम है ना, कूटनीतम काव्य की है ना, कूटनीतम काव्य की रचनाकार कौन है? तो कूटनीतम काव्य की रचनाकार आपको बताना है, कूटनीतम काव्य की रचनाकार दामोदर गुप्त हो जाएंगे। ऑप्शन का बी सही मिल जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था? चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था? याद रखिए मेरे, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन का ए हो जाएगा सही जवाब, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन, सिखों के 10वें गुरु कौन है? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह कौन सा है ना, सिख संप्रदाय कौन गुरु? 10वें गुरु है, 10वें गुरु सिख संप्रदाय गुरुद्वारा के नाम से है ना प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में है ना पटना क्या नाम था? तो पाटलिपुत्र के बुद्ध काल में क्या नाम था? तो है ना पाटलीग्राम था। ऑप्शन का सी हो जाएगा, पाटलीग्राम। ऑप्शन सी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? प्रवाहित मतलब बहती है। तो गंगा के पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो पूर्वी दिशा में है ना, उत्तर दिशा में। ऑप्शन का सी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो बुद्ध काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। ऑप्शन ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोलघर कहाँ अवस्थित है? अवस्थित में कहाँ है? तो गोलघर कहाँ है? तो पटना में है। गोलघर कहाँ है? तो पटना में है। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो 1786 ईस्वी में। किस लिए निर्माण हुआ था? तो अनाज रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है? तो वो 2500 वर्ष पुराना है। आपसे ये हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ था? तो किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ था? तो किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ था? तो मध्यकाल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ था। ऑप्शन का बी सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? गांधी सेतु पुल आप पूछा गया है, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है, कहाँ पर है? तो याद रखिए मेरे दोस्त, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? तो पटना में अवस्थित है, पाटलिपुत्र में। ऑप्शन का डी हो जाएगा सही जवाब, पाटलिपुत्र में अवस्थित है। गंगा सेतु पुल कहाँ है? गांधी सेतु पुल पटना में है। तो ऑप्शन डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना शब्द किस नाम से है ना किस नाम से उत्पत्ति है? तो पटना नाम जो है, पटना नाम किस नाम से उत्पत्ति हुई है? तो पटना नाम पत्तनम नाम से। ऑप्शन में कहा हो जाएगा है ना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, पत्तनम। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की है ना जन्म स्थल है? तो जन्म की है ना किन महापुरुष का जन्म हुआ था? ये बताया है ऊपर है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था है ना। गुरु गोविंद सिंह कौन से संप्रदाय गुरु थे? 10वें संप्रदाय के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, मैथिली को है ना, मैथिली को कुल के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए थे? तो मैथिल के नाम से कौन से प्रसिद्ध हुए थे? तो याद रखिएगा मेरे, मैथिल नाम से विद्यापति प्रसिद्ध हुए थे, विद्यापति। ऑप्शन का ए सही जगह मिल जाएगा है ना, ए सब जगह मिल जाएगा। विद्यापति कौन से पाठ लिखे हैं? तो आलस कथा लिखे हैं।
आलस कथा पाठ कहाँ से है ना, आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? तो आलस कथा पाठ जो है पुरुष परीक्षा से संकलित है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही जवाब। आलस कथा पाठ में कितने आलसी है? तो 4 आलसी है। कितने आलसी है? 4 आलसी है। आग को देखकर कौन लोग है ना भाग गए थे? कौन लोग है ना पलायन हो गए थे? धूर्त लोग पलायन हो गए थे, है ना। चारों आलसियों को कैसे निकाला गया था? केस पकड़ कर चारों आलसियों को निकाला गया था। अगला क्वेश्चन, भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं करता था? आलस्य कुछ नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, मिथिला का मंत्री कौन था? तो मिथिला का मंत्री वीरेश्वर है। मिथिला का मंत्री वीरेश्वर है ना। अनाथों को है ना, अनाथों को भोजन प्रतिदिन कौन कराते थे? है ना, वीरेश्वर ही कराते थे, वीरेश्वर कराते थे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को कौन है ना, मनुष्य को नष्ट कर देता है? तो आलस्य जो है मनुष्य को नष्ट कर देता है। ऑप्शन का सी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, भूषण है ना, भूख लगने पर भी, ये भूषण नहीं है, ये भूख है। भीषण भूख लगने पर भी है ना, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं करता? भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं करता है? तो आलस्य जो है भूख लगने पर भी कोई है ना कुछ नहीं करता है। ऑप्शन का ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, वीरेश्वर जो है आलसियों को अन्न और वस्त्र देते थे। अगला क्वेश्चन है, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो वीरेश्वर नाम का मंत्री मिथिला में रहता था। ऑप्शन का हो जाएगा बी, मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री रहते थे। अगला क्वेश्चन है, आलसी पुरुष कितने थे? तो आलसी पुरुष जो है 4 थे। कितने थे? 4। तो ऑप्शन का ना 4 कितने थे? 4 थे। ऑप्शन का डी हो जाएगा सही जवाब, 4 है ना थे। अगला क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो आलस कथा पाठ में आलस का वर्णन किया गया है। ऑप्शन का ना अगर सी हो जाएगा, आलस का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मैथिल मैथिल कवि कौन है? तो मैथिल कवि कौन है? तो विद्यापति मैथिल कवि है। ऑप्शन का सी हो जाएगा सही जवाब। मैथिली पति कौन है? विद्यापति मैथिल कवि है। अगला क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? आलस कथा पाठ जो है किस प्रकार की कथा है? तो व्यंग्यात्मक कथा है। याद रखिएगा मेरे दोस्त, विद्या है ना, व्यंग्यात्मक कथा है। ऑप्शन ए सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो विद्यापति। ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्यापति आलस कथा पाठ के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन कराते थे? तो गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन वीरेश्वर कराते थे। ऑप्शन आपका डी सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन का डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलस कथा आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? आलस कथा पाठ में आलसशाला में क्यों आग लगाई गई थी? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। आग लगने पर भी कौन नहीं भागे थे? तो आलसी नहीं भागे थे। अगला क्वेश्चन है, आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन है ना भागे? तो आलसशाला में आग लगी देखो कौन भागे? तो धूर्त लोग भाग गए थे। कितने लोग भागे थे? धूर्त लोग भाग गए थे। कौन नहीं भागे थे? तो आलस्य। कितने? 4 आलस्य नहीं भागे थे। अगला क्वेश्चन है, छमाराव किस काल के है ना लेखक है? छमाराव किस काल के लेखक हैं? तो याद रखें मेरे दोस्त, छमाराव जो है वो आधुनिक काल के लेखक हैं। आधुनिक काल के लेखक हैं। ये चैप्टर 1 से लेकर 4 तक का इम्पोर्टेंट निचोड़ प्रश्न आए हैं। ये सभी प्रश्न बोर्ड यहाँ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुष और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? पुरुष और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो समाज की गाड़ी चलती है। ऑप्शन का डी हो जाएगा सही जवाब, समाज की गाड़ी चलती है। अगला क्वेश्चन है, कंपन राय की रानी कौन है थी? कंपन राय की रानी कौन है? तो याद रखिए मेरे, कंपन राय की रानी गंगा देवी है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही जवाब। कंपन राय की रानी कौन है? गंगा देवी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक संस्कृति है ना, आधुनिक संस्कृत साहित्य के है ना, आधुनिक संस्कृत साहित्य के लेखक है ना, लेखिका का में से कौन प्रसिद्ध है? तो आधुनिक संस्कृत साहित्य में लेखिका के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आधुनिक पूछा है तो आधुनिक संस्कृत साहित्य में पंडित छमाराव है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पंडित छमाराव। अगला क्वेश्चन है,
ऋग्वेद में कितने महिलाओं का वर्णन किया गया था? ऋग्वेद में 24 महिलाओं को वर्णन किया गया। ऑप्शन का ए सजा मिल जाएगा। 24 महिलाओं को ऋग्वेद में वर्णन किया गया। अथर्ववेद में कितने महिलाओं को वर्णन है? ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5। ऑप्शन ए हो जाए, ऑप्शन का बी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, अच्युत राय की रानी कौन थी? अच्युत राय की रानी बताना है। तो अच्युत राय की रानी तिरुलंबा है। ऑप्शन का डी हो जाएगा सही जवाब। तिरुलंबा अच्युत राय की रानी है। अगला क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या है ना क्या चीज़ का शिक्षा दिए थे? किसका शिक्षा दिए थे? तो आत्म तत्व की शिक्षा दिए थे। ऑप्शन का डी हो जाएगा सही जवाब। आत्म तत्व की ना शिक्षा दिए थे। तो आज की क्लास में 50 है ना वैसा जो क्वेश्चन कराए है जो बिहार है ना जो बिहार बोर्ड में बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 में से आप लोग कितना सही किए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को मिलता रहे। इसका पीडीएफ लेने के लिए इसका पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम को जुड़िएगा। जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।